स्टूडेंट, इस वीडियो में बीएससी सेकेंड ईयर में अभिगमनांकों के निर्धारण की विधि के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें इस वीडियो में हिट्रोफ विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो हिट्रोफ विधि है उसने विद्युत अपघटन का प्रयोग करते समय जो एनोड तथा कैथोड कक्षों की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसके अध्ययन पर डिपेंड करती है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि उसमें हमने देखा कि उसमें हमने 3 कंपार्टमेंट लिए थे, एनोड कंपार्टमेंट, सेंट्रल कंपार्टमेंट एंड कैथोड कंपार्टमेंट, जिसमें हम देखा कि जब धनायन गतिमान हो, जब धनायन अचल होता ऋणायन गतिमान हो तो उसमें क्या कंडीशन होती है, जब धनायन और ऋणायन समान गति से चलते हैं तब क्या कंडीशन होती है, और जब धनायन और ऋणायन विभिन्न गतियों से चलते हैं तब क्या कंडीशन होती है। तो इन सभी कंडीशन से हमने पाया कि जो सेंट्रल कंपार्टमेंट है उसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा आयन सदैव तुल्यांक की मात्रा में ही डिपॉजिट होते हैं, चाहे उनकी गति कुछ भी हो। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोड कक्ष में सांद्रता में होने वाली कमी उसके विपरीत इलेक्ट्रोड की तरफ चलने वाले आयन की गति के समानुपाती होती है। अर्थात यदि एनोड के चारों ओर सांद्रता में कमी होगी तो धनायन की गति के समानुपाती होगी, तब कैथोड के चारों ओर सांद्रता में कमी होगी वो ऋणायन की गति के समानुपाती होगी। इस डिस्कशन पर ही हिट्रोफ विधि आधारित है। यही हिट्रोफ विधि का सिद्धांत है, जिसके अनुसार किसी भी इलेक्ट्रोड विभाग में विद्युत अपघट्यों की सांद्रता में कमी उस आयन की चाल के समानुपाती होती है जो उस विभाग को छोड़ के जाते हैं। अतः एनोड विभाग से विद्युत अपघट्य में सांद्रता की कमी धनायन की गति अर्थात U के समानुपाती तथा कैथोड विभाग से विद्युत अपघट्य के सांद्रता में कमी ऋणायन की गति अर्थात V के समानुपाती होगी। अतः दोनों विभाग से विद्युत अपघट्य के सांद्रता में कमी समानुपाती U + V होगी, जिसे समीकरण 3 से दर्शाया गया है। अब समीकरण 1 में समीकरण 3 का भाग देने पर एनोड विभाग से विद्युत अपघट्य के सांद्रता में कमी अपॉन दोनों विभाग से विद्युत अपघट्य के सांद्रता में कमी बराबर U अपॉन U + V। इसी प्रकार कैथोड विभाग से विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी अपॉन दोनों विभाग से विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी बराबर V अपॉन U + V होगी। लेकिन हमने अभिगमनांक का पढ़ा, अतः धनायन तो U अपॉन U + V धनायन का अभिगमनांक होगा, जिसे NC से डिनोट किया गया है, जहां NC होगा एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी या दोनों विभागों में विद्युत अपघट्य के सांद्रण में कमी। यदि हम सांद्रता को ग्राम तुल्यांक के रूप में रिप्रेजेंट करें तो इसे NC बराबर होगा एनोड विभाग में विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन दोनों विभाग में विद्युत अपघट्यों के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी को रिप्रेजेंट करता है। या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यदि हम परिपथ विलयन के साथ सिल्वर या कॉपर कूलोमीटर लगा दें तो प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित तुल्यांकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित जो ग्राम तुल्यांक की संख्या है वो कूलोमीटर के कैथोड पर निक्षेपित धातु के ग्राम तुल्यांक के बराबर होती है। अतः कैथोड पे जो भी जमा हुआ धातु सिल्वर या कॉपर उसका भार ज्ञात कर लेते हैं। अतः धनायन का अभिगमनांक NC बराबर एनोड विभाग से विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन कूलोमीटर में निक्षेपित जमा धातु तुल्यांकों की संख्या। इसी प्रकार Na बराबर हो जाएगा कैथोड विभाग से विद्युत अपघट्य के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी अपॉन कूलोमीटर में निक्षेपित जमा धातु तुल्यांकों की संख्या। अतः हिट्रोफ विधि द्वारा जो ट्रांसपोर्ट नंबर अर्थात अभिगमनांक ज्ञात करने के लिए कैथोड या एनोड विभाग के ग्राम तुल्यांकों की संख्या में कमी
और कूलामीटर में निक्षेपित जमा धातु के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को ज्ञात करना जरूरी होता है। इसके लिए यह एक उपकरण दर्शाया गया है जिससे हिट्रोफ विधि द्वारा अभिगमनांक का निर्धारण किया जाता है। इसे हम हिट्रोफ उपकरण कहते हैं। इसमें ये दो ऊर्ध्वाधर नलियाँ ए तथा बी होती हैं तथा बीच में जो कि यू नली के द्वारा जुड़ी हुई रहती हैं। नली ए कैथोडिक कंपार्टमेंट कैथोड नली तथा नली बी एनोडिक कंपार्टमेंट है तथा यू नली मिडिल कंपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करती है। जो तीनों नलियां हैं उनके बीच में ये स्टॉपकॉक लगी होती है जिससे कि इनके बीच में विलयन के आवागमन को बंद किया जाए। और ये जो हिट्रोफ उपकरण है उसमें ज्ञात सांद्रता के विद्युत अपघटन का विलयन भर दिया जाता है। और इसमें क्या होता है, जो ये नली ए व बी है इनमें जो उपयुक्त धातु के इलेक्ट्रोड है, जैसे इस यहाँ सिल्वर इलेक्ट्रोड, ये फिट कर दिए जाते हैं और इन इलेक्ट्रोडों को इधर मिली एमीटर के द्वारा, कूलामीटर के द्वारा, परिवर्ती प्रतिरोध के द्वारा और बैटरी अक्ष से श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। इसके बाद में इसमें क्या होता है कि 10 से 20 मिली एम्पियर की विद्युत धारा 2 से 3 घंटे तक प्रवाहित की जाती है, जिससे कि जो दोनों कक्ष हैं, एनोड कक्ष और कैथोड कक्ष, उसमें विद्युत अपघट्य की सांद्रता में परिवर्तन हो जाए कि उस परिवर्तन को हम माप सकते हैं। परंतु परिवर्तन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो प्रयोग के अंत में है, जो यू नली है उसकी रोधनियाँ क्या हैं, ये एक तो पी रोधनी है, एक क्यू रोधनी है, उनको बंद कर दिया जाता है ताकि दोनों कक्षकों के विलयन आपस में मिले नहीं। और इसमें क्या होना चाहिए, जो मध्य भाग मिडिल कंपार्टमेंट है उसके विलयन की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि परिवर्तन होता है तो इसका आशय यह है कि उसमें अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हुई है। तो ऐसी कंडीशन में प्रयोग को फिर से दोबारा करना चाहिए। फिर क्या होता है कि अब सूक्ष्म और तुले हुए अलग अलग फ्लास्कों में तीनों विभागों से जो संपूर्ण विनियमन उसको निकाल लिया जाता है और उसका विश्लेषण कर लिया जाता है। जो विश्लेषण में कमी होती है उसका पता लगा लेते हैं और कूलामीटर या वोल्टामीटर में निक्षेपित धातु की मात्रा भी ज्ञात कर ली जाती है तथा इलेक्ट्रोड की भिन्न भिन्न प्रकृति के फलस्वरूप अनेक कंडीशन होती हैं। तो फर्स्ट है, यदि विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रोड अप्रभावित रहते हैं, अर्थात इसमें क्या होता है कि इसमें हम प्लेटिनम या गोल्ड के इलेक्ट्रोडों के बीच में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन का विद्युत अपघटन किया जाता है। तो इसमें जो सिल्वर नाइट्रेट विलयन है उसके विद्युत अपघटन से जो उत्पाद प्राप्त होंगे Ag+ या NO3- उसके द्वारा इलेक्ट्रोड क्या रहेंगे, अप्रभावित रहते हैं। तो इसके अभिगमनांक की गणना इस प्रकार की जाती है कि हमने माना कि विद्युत अपघटन के पश्चात x ग्राम एनोड विलयन में y ग्राम सिल्वर नाइट्रेट विलय है तथा सिल्वर कूलामीटर से W ग्राम सिल्वर निक्षेपित होती है। अतः हम कह सकते हैं कि एनोड विलयन में जल का भार कितना हो जाएगा, x - y ग्राम। और हमने माना कि जो प्रयोग के प्रारंभ में x - y ग्राम जल है उसमें Z ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है। अतः एनोड के चारों ओर सिल्वर नाइट्रेट के भार में कमी कितनी हो जाएगी, Z - y ग्राम हो जाएगी। अतः चूंकि AgNO3 का 117 है तो 117 ग्राम AgNO3 में सिल्वर की मात्रा 108 ग्राम है। अतः Z - y ग्राम में कितनी हो जाएगी, Z - y × 108/170। चूँकि जो सिल्वर कूलोमीटर से W ग्राम निक्षेपित होती है जो कि सिल्वर के भाग में कमी को प्रदर्शित करती है। अतः सिल्वर के जो भाग है उसमें कमी कितनी हो जाएगी, Z - y × 108/170 बराबर W ग्राम। अतः सिल्वर का अभिगमनांक क्या हो जाएगा, जो Nc बराबर एनोड के चारों ओर Ag+ की सांद्रता में कमी अपॉन वोल्टामीटर में निक्षेपित चांदी की Ag की मात्रा। तो एनोड के चारों ओर Ag की सांद्रता में कमी हमने कितनी मानी, स्मॉल w मानी है
और जो सिल्वर कूलामीटर से ये कैपिटल W ग्राम सिल्वर निक्षेपित होती है। तथा इसी प्रकार नाइट्रेट का अभिगमनांक जो कि ऋणायन है, और हम जानते हैं कि धनायन व ऋणायन के अभिगमनांकों का योग 1 होता है। अतः यहाँ से Na बराबर 1 - Nc, तो यहाँ Nc का मान पुट करके हम नाइट्रेट का अभिगमनांक ज्ञात कर सकते हैं। और यदि हम सिल्वर कूलोमीटर के स्थान पर कॉपर कूलामीटर का उपयोग करें तो इसमें जो कूलामीटर में निक्षेपित चांदी की मात्रा के स्थान पर कूलामीटर में एकत्रित कॉपर की मात्रा होगी या कॉपर की ग्राम तुल्यांकों की संख्या होगी। सेकंड कंडीशन ये है कि जब इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटन के किसी एक उत्पाद से विक्रिया करते हैं, तो उसमें तो क्या था कि उसमें तो इलेक्ट्रोड अप्रभावित रहते थे, इसलिए हमने प्लेटिनम या गोल्ड के इलेक्ट्रोड लिए थे। अब इसमें सिल्वर इलेक्ट्रोड लिया जाता है और सिल्वर नाइट्रेट का ही विलयन लिया जाता है। तो माना कि सिल्वर इलेक्ट्रोड के बीच सिल्वर नाइट्रेट के विलयन का विद्युत अपघटन कराया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि जो Ag+ आयन है वो एनोड से क्या है, कैथोड की ओर गमन करते हैं, तथा जो नाइट्रेट आयन है वो कैथोड से एनोड पर अनावेशित होकर सिल्वर इलेक्ट्रोड से क्रिया करते हैं तथा सिल्वर नाइट्रेट बना लेते हैं, जिससे एनोड कक्ष के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट की सांद्रता में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो माना कि प्रयोग में सिल्वर वोल्टामीटर में कैथोड पर कैपिटल W ग्राम सिल्वर निक्षेपित होती है। तो इसके लिए वही मानेंगे, माना कि प्रयोग के पश्चात x ग्राम एनोड विलयन में y ग्राम सिल्वर नाइट्रेट है, अतः जल का भार कितना हो जाएगा, x - y ग्राम। तो वही माना कि प्रयोग के प्रारंभ में x - y ग्राम जल में z ग्राम सिल्वर नाइट्रेट था। तो अतः भार में वृद्धि हो जाती है, यहाँ पर क्या होगी, भार में वृद्धि होगी, तो यो हो जाएगी y - z ग्राम। इसी प्रकार 170 ग्राम AgNO3 में सिल्वर की मात्रा 108 ग्राम, अतः y - z ग्राम AgNO3 में सिल्वर की मात्रा कितनी हो जाएगी, y - z × 108/170, जो कि स्मॉल w से रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि सिल्वर के भार में वृद्धि को रिप्रेजेंट करता है। यदि हम माने कि एनोड से चांदी के जो सिल्वर के आयनों का है वो अभिगमन न हो तो वृद्धि कैपिटल W ग्राम होती, लेकिन वास्तविक वृद्धि कितनी हुई, स्मॉल w ग्राम। अतः सिल्वर आयनों के अभिगमन के परिणाम स्वरूप एनोड के चारों ओर सांद्रता में कितनी कमी हुई, कैपिटल W - स्मॉल w। अतः Ag+ आयन का अभिगमनांक क्या हो गया, एनोड के चारों ओर Ag+ की सांद्रता में कमी अपॉन वोल्टामीटर में निक्षेपित चांदी की मात्रा, तो कैपिटल W - W अपॉन कैपिटल W। इसी प्रकार नाइट्रेट आयन का अभिगमनांक निकालेंगे तो Na बराबर 1 - Nc, तो इसमें वैल्यू पुट करने पर इसका मान स्मॉल w अपॉन कैपिटल W प्राप्त होगा। इस प्रकार यदि इलेक्ट्रोड विद्युत अपघटन के किसी एक उत्पाद से क्रिया करते हैं तो उस स्थिति में भी हम उनके आयनों का अभिगमनांक निकाल सकते हैं। थर्ड कंडीशन है कि जब विसर्जित आयन है वो विलायक से क्रिया करते हैं। जैसे प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया, उसमें हमने क्या किया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का विद्युत अपघटन किया। तो विद्युत अपघटन करने पर जो सोडियम के आयन हैं उनका कैथोड की ओर अभिगमन होता है, जहाँ ये आयन क्या करते हैं, जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। तथा हम क्या करते हैं, कैथोड विलयन में सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रारंभिक और अंतिम भारों को ज्ञात करके कैथोड के चारों ओर सांद्रण में जो आभासी वृद्धि होती है उसको ज्ञात कर लेते हैं, और जो वास्तविक वृद्धि की गणना वोल्टामीटर की सहायता से कर लेते हैं। तो इस प्रकार हम कैथोड के चारों ओर सांद्रता में कमी तथा कैथोड के समीप जो OH- आयन हैं उनके अभिगमन के कारण सांद्रता में कमी को ज्ञात कर लिया जाता है। अतः यहाँ से हम OH- आयन का अभिगमनांक जो कि
कैथोड के चारों ओर सांद्रता में कमी तथा कैथोड और एनोड दोनों के चारों ओर सांद्रता में कुल कमी से ज्ञात कर ली जाती है, या वोल्टामीटर में निक्षेपित जो सिल्वर है उसकी मात्रा ज्ञात कर ली जाती है। तथा फिर इससे क्या होता है कि Na+ का विगमनांक वो 1 - OH- के विगमनांक से ज्ञात कर लिया जाता है। अब हिट्रोफ विधि के क्या दोष हैं? हिट्रोफ विधि एक सरल विधि है, लेकिन इसके कुछ दोष हैं। इसमें क्या है कि इसमें विद्युत धारा की बहुत कम मात्रा 10 से 20 मिली एम्पियर ही प्रभावित करती हैं, जिससे कि जो विद्युत अपघटन है वह धीरे धीरे होता रहे। तो इस विधि में क्या है, टाइम अधिक लगता है। सेकंड क्या है कि जो विद्युत अपघटन के कारण ना विद्युत अपघट्य की सांद्रता में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है, जिससे जो प्राप्त अभिगमनांक के मान हैं वो विद्युत अपघट्य की किसी निश्चित सांद्रता के लिए प्राप्त नहीं होते हैं। थर्ड है कि इसमें क्या होता है, विसरण व संवहन के कारण विलयन कुछ मात्रा में आपस में मिल जाते हैं, अतः यथार्थ परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं।